Hello, friends. Welcome to Editorial Analysis by Simplified Civil Services. Today, we will discuss two editorials from the Hindu newspaper. The first article which we are going to discuss is Trump tariff war as opportunity for global south. In this article, we will discuss about the reasons or the motivations for this tariff levied by the US government और डोनाल्ड ट्रंप. क्या रीजंस हैं इस तरह के टैरिफ लगाने के? मल्टीपल रीजंस की बात करेंगे, स्पेशली जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स के बारे में चर्चा की जाएगी. इसके साथ साथ वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस टैरिफ on India and what India should do, what ought to be done. These are the questions we will answer in this article discussion. Next article which we are going to discuss is GST 2.0 is landmark in India tax journey. In this article we will talk about GST 2.0 reforms recently taken place, recently decided by Government of India and GST Council. क्या क्या चेंजेस आए हैं जो हाउस होल्ड हैं उनकी लाइफ में इस रिफॉर्म से एंड ओवरऑल इकॉनमी में, उस पर चर्चा की जाएगी. प्लस कुछ इश्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे. अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए. आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस. हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ट्रम्प्स टैरिफ वॉर एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल साउथ. आर्टिकल द हिंदू में आया है. GS3 इकोनॉमिक्स मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इक्वली इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, उससे वो हासिल क्या करना चाहता है, ये वाला एस्पेक्ट पहले आर्टिकल में डिस्कस करेंगे. उसके बाद इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के लिए कॉन्सिक्वेंसेस और इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, प्लस जो परिणाम होंगे उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को अपनी पॉलिसी में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है. सो वे फॉरवर्ड वाला एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे. आपके लिए वे फॉरवर्ड वाला एस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सॉल्यूशंस आपके पास होना चाहिए. ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, उसमें सॉल्यूशन मांगा जाता है, उसमें आपके पर्सनल खुद के ओपिनियन नहीं चाहिए होते. जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके ओपिनियन की ज़रूरत होती है. सो आपको सॉल्यूशंस यहाँ से अपने नोट्स में लिखने होंगे. शुरू कर लेते हैं. ट्रम्प के टैरिफ वॉर के बारे में सब कोई जानते हैं. 25% इंडिया के ऊपर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, 25% पेनाल्टी टैरिफ लगाया है. नाउ इसके पीछे का जो मोटिवेशन है उसकी बात कर लेते हैं. मिस्टर ट्रम्प इकोनॉमिक वॉरफेयर इज मोटिवेटेड बाय 3 imperatives. First, he is consciously pandering to America silent majority which feels shortchanged by globalization nucleus, namely capital accumulation, cheap labor, environmental colonization and trickle down economics. ठीक. सो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो किसको खुश करना है? अमेरिका की जो मिडिल क्लास है, जिनको अब ऐसा लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से अल्टीमेटली उनको नुकसान ही हुआ है. क्यों? क्योंकि अब जो जॉब्स है वो चली गई है. कहाँ चली गई है? जो डेवलपिंग और पुअर कंट्री जहाँ पर लेबर कॉस्ट कम है, सो उनको जॉब्स मिल नहीं पा रही है, उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बहुत हो रहा है. सो वहाँ के जो यूथ यंग लोग हैं उनका ये भी मानना है कि भाई क्लाइमेट को भी बचाना है. सो ये सब सारी चीज़ें होने के कारण एक बहुत बड़ा तबका मिडिल क्लास वहाँ पर खुश नहीं है और उन्हीं को खुश करने के लिए ये पॉपुलिज्म या पॉपुलिस्ट मूव उठाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा. This neoliberal status quo has caused an unprecedented concentration of wealth and power on one hand and mushrooming inequalities on other. So मिडिल क्लास का ये मानना है कि भाई कुछ लोग तो खूब पैसा कमा रहे हैं नियो लिबरलिज्म में, जो ग्लोबलाइजेशन है, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ के CEO एंड ऑल एंड बड़े कंपनीज़ वाले एप्पल ये सब बढ़िया कमा रहे हैं, लेकिन नौकरियाँ किसकी जा रही है? मिडिल क्लास की जा रही है और इनइक्वालिटीज़ बहुत बढ़ रही है. डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो इसे कॉम्प्रिहेंसिवली रीस्ट्रक्चर कर सकते थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू, पर उन्होंने किसको अनलिश किया है? जीनोफोबिक टेंडेंसी, रेसिस्ट एंड सेंट्रीफ्यूगल पॉलिटिक्स विनेड बाय इकोनॉमिक
पॉपुलिज्म, ठीक है। जीनोफोबिक टेंडेंसी मतलब दूसरों का आरोप लगाना कि बाहर से आए हैं इंडियंस, तुम्हारी जॉब ले लेंगे, रेसिज्म का सहारा लेना, हम लोग सुपीरियर लोग हैं, सुपीरियर रेस हैं, इस तरह की चीज़ें करना। इसके कारण बहुत ज़्यादा वायलेंस भी अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, स्पेशली इंडियंस के अगेंस्ट वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप के जो 1.0 एरा था उसमें भी बहुत ज़्यादा अटैक हुए थे। सो ये जीनोफोबिक टेंडेंसी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अदर पीपल, अदर कंट्री पीपल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है ना। क्या रीज़न्स हैं? और तो पहला तो मिडिल क्लास को खुश करना, दूसरा उनकी जो पॉलिसी है वो अमेरिका फर्स्ट वाली है, जो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी कही थी। सो अमेरिका फर्स्ट उनका ओवरऑल मोटिव है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है वही एक्सप्लेन करती है कि क्यों वो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को ये समझते हैं कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, एंटीथेटिकल है। इसी के कारण लगभग 30+ नेशंस को सैंक्शंस लगाए गए, लगभग 70 कंट्री को टैरिफ लगाया गया। इसके अलावा जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रीटीज़ थी उसे अंडरमाइन करने का काम कर रहे हैं। फॉरेन एड जो वनरेबल नेशंस को दी जा रही थी उसे ख़त्म कर दिया गया है और इमाइग्रेशन के अगेंस्ट क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है। ये जो ट्रम्प का मोटिवेशन है वो कहाँ से आया है कि मिडिल क्लास को किस तरीके से खुश किया जा सके और जो बड़ी मेजॉरिटी है और अमेरिका के इंटरेस्ट है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, और उसके जो रिपरकशंस हैं इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू देखने को मिल रहे हैं। सो देयर इज़ अ 360 डिग्री अटैक ऑन द नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर फॉर द रुथलेस परस्यूट ऑफ सॉवरेन सेल्फ इंटरेस्ट। सो अमेरिका फर्स्ट और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इस तरह की स्टेप्स उठाई जा रही है। ये पहला मोटिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं ये सुपर टैक्स की तरह है अमेरिका कंपनीज और कंज्यूमर के लिए। ऐसा बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं लाइक गोल्डमैन सैक उन्होंने बताया है। सुपर टैक्स क्यों है, क्यों एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है? क्योंकि जो कंपनीज़ हैं अमेरिका की, लेट्स से कि वो रॉ मटेरियल इंडिया से बुला रही है और उन्हें एक्स्ट्रा 50% अब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 50% टैरिफ लगा दिया है। 100 रुपये की चीज़ थी, 50% टैरिफ बढ़ा दिया है, तो अब कितना हो गया? 150 रुपये का। अब ये 150 का रॉ मटेरियल खरीद के फिर दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे। सो कंपनीज़ को नुकसान हुआ है, वहाँ की कंज्यूमर को भी नुकसान हुआ है। इंडिया से जो गुड्स आ रहे थे उस पर भी टैरिफ बढ़ गया है, सो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। पर बाय एंड लार्ज देखें तो कंज्यूमर इससे खुश हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वहाँ की जो मिडिल क्लास है वो उतना ज़्यादा खुश नहीं है। जो ग्रोइंग इनइक्वालिटी हो रही है, कुछ लोगों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है और बाकी सबको पैसा नहीं मिल रहा है, इवन जॉब्स भी नहीं मिल रही है। सो जो टैरिफ लगाया गया है वो अमेरिका की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया गया है बाय एक्सॉर्टिंग नेशन एंड कंपनीज। जो दूसरी कंपनीज हैं बाहर की, जो दूसरे देश हैं, उनको एक तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है और मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का दोबारा से यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ है, पनिटिव मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। सो जो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म और पावर दिखा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? पनिटिव मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। क्या होता है ये मर्केंटाइल कैपिटलिज्म? एकदम 1800 के अराउंड ये फिलॉसफी फॉलो की जाती थी। इसमें ये होता था कि जो भी कंट्री है वो दूसरी कंट्री से ट्रेड करना चाहती थी और अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी, ताकि उनके पास जो बुलियन है, जो गोल्ड है, वो जमा हो सके। और इनकी जो फिलॉसफी थी वो बस सिंपल थी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो और इम्पोर्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सेम फिलॉसफी यहाँ पर दोबारा से अप्लाई की जा रही है यूएस के द्वारा। उस समय भी जो यूएस था वो इसी फिलॉसफी को 1700-1800 में फॉलो कर रहा था। और उसके बाद फिर ट्रेड, फ्री ट्रेड, ये सब सारी थ्योरीज आई जिसमें बताया गया कि सारे देश को फ़ायदा होगा फ्री ट्रेड। लेकिन उससे पहले इसी तरह के प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो किया जा रहा था। और इस प्रोटेक्शनिज्म की खास बात क्या है? इसमें हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। ये कंट्रीज चाहती हैं कि इनके ऊपर कोई टैरिफ ना लगाया जाए, लेकिन ये आपके ऊपर टैरिफ लगा सके। सो इनके ऊपर अगर टैरिफ नहीं होगा तो ये एक्सपोर्ट कर सके, इनकी इंडस्ट्री दोबारा से इस्टेब्लिश हो सके और आपको नुकसान हो सके। सो यहाँ पर जो पर्पस है वो है री इंडस्ट्रियलाइजेशन और देयरफॉर जॉब क्रिएशन फॉर द अमेरिकन पीपल। इसके कारण ये टैरिफ लगाए गए हैं। एक और सबसे बड़ा रीज़न है यार, चाइना कैचअप कर रहा है। चाइना की जो इकॉनमी है लगभग 17% के अराउंड है और अमेरिका की 26% के अराउंड है ऑफ ग्लोबल जीडीपी, और तेज़ी से चाइना पीछे आ रहा है। सो अमेरिका
थोड़ा डरा हुआ है कि चाइना इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अगर वहाँ पर दोबारा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, वापस वहाँ ग्रोथ नहीं हुई, तो चाइना आगे बढ़ सकता है और वो उसके यूनिपोलर जो पावर है, जो यूनिपोलर वर्ल्ड उसने बना के रखा है, उसको कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अमेरिका जो है सब्सिडाइज कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को डीपन किया जा रहा है और दूसरे नेशंस को कहा जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, और इसके साथ साथ डॉलर की पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई अल्टरनेटिव ग्लोबल करेंसी की बात भी कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स। सो अपनी पोजीशन को डोमिनेटिंग बनाने के लिए ये चीज़ें की जा रही है। इसमें खुद अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रहे हैं और बाहर से आने वाले गुड्स को क्या किया जा रहा है, उस पर टैरिफ लगाया जा रहा है। इंडिया को भी ये यही बोल रहे हैं। इन लोगों ने जो टैरिफ इम्पोज किया है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर पर, वो कितना है, 350% टोबाकू प्रोडक्ट्स पर, 200% डेयरी प्रोडक्ट्स पर और 120% फ्रूट्स पर। ये इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया गया है और खुद की जो इंडस्ट्री है उसको क्या कर रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं और इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। सो ये हिपोक्रेसी हमें देखने के लिए मिल रही है। इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ज्वेलरी, जेम्स, ऑटो कंपोनेंट्स, मेटल सेक्टर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं इस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ से। जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, अमेरिका चाहता है यूनिपोलर वर्ल्ड बने और उसको चैलेंज कर रहा है इंडिया। वो इंडिया चाहता है मल्टीपोलर और चाइना चाहता है इनिशियली बायपोलर, और उसके बाद जब वो सरपास कर जाएगा अमेरिका को तो अब वो बोलेगा कि अब तो यूनिपोलर वर्ल्ड बनना चाहिए। सो अमेरिका की जो हेजिमनी है, जो यूनिपोलरिटी है, उसे चैलेंज कौन कर रहा है, चाइना। और इंडिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज़, जैसे कि ईयू की कंट्री, रशिया हो गए, इस तरह की कंट्रीज़ जो है इनके इंटरेस्ट को चैलेंज कर रही है। हालांकि जो ट्रंप का वेपनाइजेशन है ये सिर्फ ट्रंप ही सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखें कि अमेरिका का जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवर्स करने की बात है या फिर चाइना के एसेंडेंस को चेक करने की बात है, इसे बाय पार्टीसन सपोर्ट है। डेमोक्रेट्स भी इसे सपोर्ट करते हैं और रिपब्लिकन भी इसे सपोर्ट करते हैं। हालांकि जो इंडिया के ऊपर 25% पेनाल्टी टैरिफ है वो इसलिए लगाया गया है कि जो रशिया है उसको वॉर ख़त्म करने के लिए प्रेशराइज़ किया जा सके। हालांकि जब रशिया और यूएस की मीटिंग हुई उसके बावजूद भी ये सैंक्शन या फिर ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक तरीके से इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में है और यूएस उस इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं करता है। इसके साथ साथ चाइना भी जो है सबसे बड़ा चैलेंज है और उसके ऊपर भी कोशिश की जा रही है दबाव बनाने की। ना अब बात कर लेते हैं, ये सब क्या हो गए, रीजंस हो जाएंगे। सो रीजंस, मिडिल क्लास को हैप्पी करना, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज, दोबारा से री इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्रॉप, और एक चौथा बेटर डील फॉर यूएस, है ना। पोस्ट हाइपर ग्लोबलाइजेशन पीरियड में यूएस चाहता है कि उसे बेटर डील मिल सके, बेहतर तरीके से नेगोशिएशन किए जा सके, बेहतर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाए जा सके, और इसके अलावा ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उसे भी वो पूरा कर रहा है, सो दैट कि इसका डोमिनेंस बना रहे। अब इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं इस पर बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक अनस्टेटेड अजम्पशन मानना जा रहा था कि जो वॉशिंगटन है वो इंडिया को डेमोक्रेटिक काउंटर वेट की तरह समझ रहा है, बैलेंस करने के लिए यूज़ कर रहा है चाइना को। पर ये क्वेश्चन अब दोबारा से उठाना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या इस तरह का अजम्पशन लेना सही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस यूएस और इंडिया के बीच में दिख रहा था, जो दोस्ती गहराई दिख रही थी, वो पिछले कुछ समय में उसमें काफ़ी सारी फॉल्ट लाइन्स देखने को मिल रही हैं। जैसे कि अमेरिका ने रिसेंटली पाकिस्तान के जो साथ टाइज़ हैं उसे दोबारा से बेहतर करने की कोशिश की गई है, रीहाइफनेट करने की कोशिश की गई है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को। हो सकता है कि अभी क्वाड समिट जो इंडिया होस्ट करने वाला है उसमें अमेरिका आए भी ना, और जो अमेरिका की कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फॉर एग्जांपल एप्पल, उन्हें इनहिबिट कर रहा है कि इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट ना करे। इसके साथ साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन हो रहा है उस पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। सो ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडिया के साथ जो टाइज़ हैं वो काफ़ी खतरे में नज़र आ रहे हैं।
Mr. Trump action have disrupted the India-US partnership, compelling the BJP government to make a major concession to China to avoid two-front problem. While India must defend its territorial integrity vigorously, for now India must manage competition, avoid conflict and substantially strengthen itself. ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेप्स हैं अभी रिसेंट वाले, जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किए, क्वाड समिट, पाकिस्तान के साथ रिलेशन, इससे जो इंडिया है उन्हें ये चाइना के साथ कंसेशन, चाइना को कंसेशन देना पड़ा बॉर्डर इश्यूज में, सो दैट कि टू फ्रंट वॉर को अवॉइड किया जा सके। टू फ्रंट वॉर मतलब पाकिस्तान में एक फ्रंट और दूसरा चाइना, दोनों तरफ से वॉर ना हो, इसलिए चाइना को हमने अपीस किया है बेसिकली कंसेशन दे करके। सो इंडिया को सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है, इम्प्लीकेशन क्या है इंडिया के लिए और क्या उसके वे फॉरवर्ड होंगे कि भाई अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी विग्रसली डिफेंड करें और कोशिश करें कि किसी भी तरह के कंपटीशन में इंडिया ना उलझे, कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करे और अपने आप को स्ट्रेंथन करने पर फोकस करे। सेकंड, गवर्नमेंट मस्ट कन्फ्रंट मिस्टर ट्रंप मोर एग्रेसिवली इन द परस्यूट ऑफ इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। अग्रेसिवली इंडिया को कन्फ्रंट करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी पॉलिसीज़ को। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चाइना के ऊपर नहीं लगाए गए हैं कोई एक्स्ट्रा टैरिफ, जबकि वहाँ पर बायलेटरल ट्रेड डेफिसिट 295 बिलियन का था। वो इसलिए क्योंकि चाइना जो है रेयर अर्थ मेटल और मैग्नेट्स का सोल सप्लायर है और इसी कारण से चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया गया है। पहले भी इंडिया जो है अमेरिका के प्रेशर में वेनेजुएलन ऑयल, ईरान से इंपोर्ट्स, ये सब चीज़ें बंद कर चुका है। लेकिन अब इंडिया को ये सीखना पड़ेगा कि जो बुली होते हैं वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ओनली स्ट्रेंथ को रिस्पॉन्ड करते हैं, और वही चीज़ें हमें चाइना के साथ देखने को मिली है। चाइना के अगेंस्ट में उन्होंने किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगाया है। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है रिकैलिब्रेशन ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अभी तक के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी, बहुत सारे डायस्पोरा इवेंट्स कर रहे थे यूएस के साथ, लेकिन इससे हमें कोई गेंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो इसके इम्प्लीकेशन उल्टा ये हो गए हैं कि चाइना और पाकिस्तान बहुत करीब आ चुका है, आयरन क्लैड अलायंस देखने को मिल रहा है। सो इंडिया को रिकैलिब्रेशन करने की ज़रूरत है कि क्या हम लोग जितना क्लोज जा रहे हैं यूएस से, उससे इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, क्या इंडिया को जो अपने बॉर्डर इशू हैं चाइना पाकिस्तान है उसको भी उतनी प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। ये सारे एस्पेक्ट पर भी चर्चा करने की ज़रूरत है। नाउ वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे अपन इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। कैपिटलाइज ऑन क्राइसिस, पुश फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड न्यू इकोनॉमिक डील फॉर ग्लोबल साउथ। इंडिया जो है कोशिश कर सकता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए वो पुश करे, एक कोलिशन बनाए लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का और कोशिश करे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बना रहे। मल्टीपोलर मतलब जो पावर है वो अलग अलग पोल में होना चाहिए। इंडिया एक पावर हो जाए, रशिया एक हो जाए, चाइना एक हो जाए, यूरोपियन यूनियन एक हो जाए। इस तरीके से पावर अगर अलग अलग जगह रहेगी तो ऐसा नहीं होगा कि एक सिंगल पावर यूनिलेटरली सारी चीज़ें डिसाइड कर पाए। इसके साथ साथ जो कोलिशन बनेगा वो न्यू इकोनॉमिक डील साइन करे जिससे ग्लोबल साउथ को फ़ायदा हो। अब जाके तो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा होने वाला था किसको, इंडिया जैसी कंट्री को, और अब सारे के सारे बोल रहे हैं कि नहीं ग्लोबलाइजेशन तो ख़राब है जब उनको बेनिफिट हो चुका है। सो एक बेहतर इकोनॉमिक डील भी चाहिए और इंडिया इसमें लीड कर सकता है एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। दूसरा, इंडिया को जो अपने स्ट्रक्चरल इशू हैं घर के उससे रिजॉल्व करना होगा। जैसे कि क्या करने की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग यार बहुत ज़्यादा 4 डिकेड लो पे चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अनएक्सेप्टेबल हाई है, इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेंट हो गया है, साइंटिफिक रिसर्च उतनी ज़्यादा हो नहीं रही है और पब्लिक सेक्टर यूनिट अभी भी रीडिप्लॉयड किए जा रहे हैं स्ट्रेटेजिकली, है ना। इसे भी अब प्राइवेटाइज करने की तरफ आगे काम करने की ज़रूरत है। सो गवर्नमेंट मस्ट मेक कॉन्सर्टेड एफर्ट्स टू रीस्टोर ट्रस्ट इन इकोनॉमिक स्टेक होल्डर, स्पीयर हेडेड पॉलिसीज दैट इंश्योर इक्विटेबल ग्रोथ एंड अ बोल्ड न्यू विजन। ठीक है, सो एक कॉन्सर्टेड एफर्ट की ज़रूरत है। कॉन्सर्टेड एफर्ट का मतलब ये है कि सारे लोग मिल करके एक एफर्ट करेंगे, होलिस्टिक एफर्ट होगा, हर एक डायमेंशन में वो एफर्ट होना चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स, इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स को भी आप जो है ऑन बोर्ड ले करके ये सब सारे स्टेप्स करेंगे सो दैट कि जो ट्रस्ट है वो रीस्टोर हो सके, सारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और इक्विटेबल ग्रोथ हो सके। अगर इक्विटेबल ग्रोथ होगी तो इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से होगा। ठीक, सो इंडिया को मूव करने की ज़रूरत है बियॉन्ड ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी और लॉन्ग टर्म
ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप पर फोकस करने की आवश्यकता है। उसके लिए इंडिया को डोमेस्टिकली कंसेंसस बनाना चाहिए और ग्लोबल साउथ में भी कंसेंसस बनाने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि घर पे आप अपोजिशन को साथ लेके नहीं चल रहे हैं। सो ग्लोबली एंड डोमेस्टिकली कंसेंसस बना करके बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है GST 2.0 इज़ अ लैंडमार्क इन इंडिया टैक्स जर्नी। रिसेंटली GST काउंसिल ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए हैं और उसी के बारे में इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। GS3 इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डेटा दिया हुआ है। मेंस का एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। GST 2.0 मार्क्स अ डिसिसिव शिफ्ट टूवर्ड्स अ सिंपलर फेयरर टैक्स सिस्टम बट चैलेंजेस रिमेन इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, क्या कह रहा है कि जो GST 2.0 वो एक डिसिसिव शिफ्ट है टुवर्ड्स अ सिंपलर एंड फेयरर टैक्स सिस्टम। मतलब सिंपल हो गया है टैक्स सिस्टम और बहुत फेयर हो गया है, लेकिन चैलेंज अभी भी है कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। सबसे पहले कैसे सिंपल हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे फेयर हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, एंड देन आपको चैलेंज बताना पड़ेगा कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, एंड देन वे फॉरवर्ड लिखेंगे। ये आपका आंसर होना चाहिए। GST की डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे कि GST इज़ अ वन नेशन वन टैक्स, इट इज़ अ कंज्यूमर बेस्ड टैक्स और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक, जनरली द टैक्स levied on the value addition of the goods. ठीक, there will be a no cascading effect as the taxes levied on value addition. ठीक, इस तरीके से आपको 4-5 लाइन लिखना है और लिख सकते हैं कि 2017 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, जुलाई 2017। ये 4-5 लाइन आपके इंट्रोडक्शन में हो जाएगी। देन आप लिखेंगे कैसे फेयरर हो रहा है, कैसे रिफॉर्म हुआ है, ये नॉट। 56 मीटिंग हुई GST काउंसिल की 3 सितंबर 2025 को, और जो कि याद रखी जाएगी इंडिया की टैक्स हिस्ट्री में, जो कि एक डिफाइनिंग माइलस्टोन और मूवमेंट था। जो रिफॉर्म्स हैं वो टैक्स रेट से बियॉन्ड हैं, स्ट्रक्चर्स को भी इसमें बदला गया है। जो डिसीजन है वो शिफ्ट हुआ, बेसिकली क्या कर रहा है, इंडिया के टैक्स सिस्टम को शिफ्ट किया है टुवर्ड्स अ सिंपलर फेयरर एंड ग्रोथ ओरिएंटेड सिस्टम, जो कि इंडिया की एस्पिरेशन है विकसित भारत की, उससे अलाइंड है, उसको फॉलो कर रहा है। और अगर इंडिया ये करता है तो इंडिया विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या हुआ है, सबसे पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसे सिंप्लीफाइड किया गया है। जब टैक्स आया था तब कहा गया था कि यार एक सिंगल टैक्स लगाया जाएगा, 18% रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स होगा वो, ये बात की गई थी। लेकिन उसमें कई सारे स्लैब्स बना दिए गए, 0, 5, 12, 18, 28। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार को डर था कि अगर एक स्लैब बना दिया, एकदम से सिर्फ सिंगल स्लैब हो गया तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकता है, कन्फ्यूजन बहुत हो सकता है, कुछ गुड्स में बहुत ज़्यादा टैक्स लग सकता है, कुछ गुड्स ऐसे होंगे जिसमें टैक्स लगेगा ही नहीं, कुछ ऐसे गुड्स हैं जैसे कि सिगरेट है, तंबाकू है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो एसेंशियल गुड्स हैं जैसे कि रोटी, चावल, है ना, लड़कियों की बिंदी, सिंदूर, इस तरह की जो डेली चीज़ें यूज़ होती है, कंज्यूम होती है, उसमें कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन सब में 18% लगेगा तो नुकसान हो सकता है, इसलिए सरकार ने क्या किया, अलग अलग स्लैब्स बना दिए, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा ना हो, और GST सिस्टम में जैसे जैसे आ रहे हैं तो थोड़ा एडेप्टेबिलिटी बढ़े। फिर जैसे जैसे एडेप्टेबिलिटी बढ़ी, 8 साल हो चुके हैं, अब 8 साल के बाद थोड़ा रैशनलाइजेशन किया या टैक्स स्लैब में। अभी भी बहुत सारे रेट है, पहले ही हमने इसलिए जो है टैक्स चेंज किया था, GST लाया था कि भाई सिंप्लीफाइड करना है, इतने ज़्यादा टैक्स रेट नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टिल उसके बाद भी 5 स्लैब रेट थे, अब उसे चेंज करके 2 स्लैब कर दिया गया, इनफैक्ट 3 स्लैब्स बोल सकते हैं। पहला है 5%, दूसरा है 18% और तीसरा है 40%। 40% डीमेरिट गुड के लिए, 5% मेरिट गुड के लिए और 18% स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड गुड्स के लिए रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स है। अब ये जो रिफॉर्म्स हैं ये आम लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कॉमन आइटम है सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, बाइसिकल एंड किचन वेयर, अब 5% ब्रैकेट में है। एसेंशियल आइटम्स लाइक पनीर, चपाती, पराठा, इसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है। पैकेज फूड, नूडल्स, चॉकलेट एंड बेवरेजेस, इसमें भी हमें नोटेबल कट्स देखने को मिल रहे हैं। जो डेली यूसेज के प्रोडक्ट हैं उनमें कम टैक्स लगाया जा रहा है। सो जो फैमिली अक्रॉस इनकम ग्रुप है उनके लिए थोड़ा रिलीफ होगा, कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। कंजम्पशन बूस्ट होगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकॉनमी ग्रो करेगी और GST और GDP एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है इस पर्टिकुलर रिफॉर्म से।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड एंड इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड। ऑल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में जीएसटी में एग्जम्पशन दिया गया है। इसका मतलब क्या है? अगर जीएसटी एग्जम्पशन हो जाएगा तो आपके जो इंश्योरेंस है वो क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे, तो मतलब मोर अफोर्डेबल हो जाएंगे, पर्टिकुलरली फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन की कोई आय नहीं होती है, वो अपनी सेविंग्स पर रिलाय करते हैं, सो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्डेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज जब बढ़ती है तो बीमारियां भी बढ़ती है और उससे रिलेटेड खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा किसके लिए अफोर्डेबल हो सकता है? लो इनकम फैमिलीज़ के लिए। जो मिडिल इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है, वो लोग भी इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हेल्थ से रिलेटेड जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। कई बार ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो लो इनकम ग्रुप की हाउस हैं वो एकदम पॉवर्टी के नज़दीक पहुंच जाते हैं। इस इतना ज़्यादा खर्चा हो सकता है, सो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गरीबों को बीपीएल में जो हाउस होल्ड हैं उन्हें तो आयुष्मान भारत का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो लो मिडिल ग्रुप इनकम है, ना ही इनके पास बहुत ज़्यादा सैलरी है और ना ही ये इतने गरीब हैं कि ये बीपीएल में आ सके, इनके पास कुछ नहीं है, इन्हें अपनी इनकम पर ही रिलाय करना पड़ता है, सरकारी कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन जीएसटी के बाद इनकी लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं। जीएसटी एग्जम्पशंस के बाद, जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद और इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी सस्ते हो जाएंगे, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा और इंडिया की जो सोशल सिक्योरिटी है उसे भी मजबूती मिलेगी। हेल्थ केयर की अगर बात करें तो उसमें भी पावरफुल बूस्ट दिया गया है थ्रू एग्जम्पशन एंड रिडक्शन ऑन एसेंशियल ड्रग्स। जो ड्रग बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, इसमें भी जीएसटी कम कर दिया गया है, ऐसे भी एग्जम्पशन दिया गया है। इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जैसे कि स्टेंट हो गए जो कि हार्ट सर्जरी में लगते हैं, इनमें भी ओवरऑल जीएसटी कम किया गया है। ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, रेयर डिसीज एंड क्रोनिक कंडीशन, इनको सस्ता और अफोर्डेबल बनाने के लिए जीएसटी हटाया गया है। इससे होगा क्या? मॉडर्न मेडिसिन का जो एक्सेस है वो वाइडर होगा, डायग्नोसिस प्रॉपर होगा और जो फाइनेंशियल बर्डन लोगों पे पड़ रहा है वो भी कम हो जाएगा। ओवरऑल जो हेल्थ केयर है वो अफोर्डेबल हो जाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को भी ध्यान में रखते हुए रिफॉर्म किए गए हैं। ट्रैक्टर, फार्म मशीनरी और वाइटल इम्प्लीमेंट्स, जो ट्रैक्टर से रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कैपिटल गुड्स हैं उसको भी क्या किया गया है? उसमें भी टैक्स कम किया गया है। केवल 5% जीएसटी ये अट्रैक्ट करेंगे। सो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में वो सस्ता किया गया है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र and inputs such as sulfuric acid and ammonia have moved from 18% to 5%. So जो आपके इनपुट्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, इनमें भी क्या किया है? जीएसटी कम किया गया है 18% से। सो फर्टिलाइज़र की जो ओवरऑल कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी और जो अर्लियर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था उसे करेक्ट करके सरकार ने ओवरऑल जो कॉस्ट, कल्टीवेशन कॉस्ट है उसको कम किया है और उससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। अब समझते हैं ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। ये टर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ये आपको पूछा जा सकता है। क्या होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? जब हम बाहर से, लेट से यूएस से हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया में वो इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया कुछ एक्सपोर्ट भी करेगा। हम क्या करते हैं, कई बार जब यूएस से हमने रॉ मटेरियल बुलाया तो रॉ मटेरियल में 15% टैक्स लगा और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसमें 5% टैक्स लगा। ऐसे में क्या होता है? जो इंडिया में प्रोड्यूसर बैठा है वो बाहर से, लेट से कि कॉटन बुलवा रहा है तो उसे 15% टैक्स देना पड़ रहा है और वहीं फिनिश्ड जो शर्ट बन के आ रही है कॉटन की उसमें केवल 5% टैरिफ। तो ऐसे में 100 रुपये की शर्ट यूएस से आई, उसको 105 रुपये देना पड़ा और 80 रुपये के कॉटन में 15% टैक्स देना पड़ रहा है यहाँ पर इंडिया के प्रोड्यूसर को। तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है क्योंकि शर्ट ओवरऑल उसकी कॉस्ट कम है क्योंकि उसमें टैरिफ कम है। अब जब ये शर्ट बनाएगा तो क्योंकि 15% इसने ऑलरेडी टैरिफ दे चुका है, कस्टम ड्यूटी दे चुका है, तो ओवरऑल इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और इसकी शर्ट 110, 115, 120 रुपये की बनेगी। तो इसको नुकसान हो रहा है। इसको नुकसान क्या हो रहा है? इसको नुकसान ये हो रहा है कि अब इसे 105 रुपये की शर्ट से कम्पीट करना है या फिर इसको जो मार्जिन होगा प्रॉफिट वो कम करना पड़ेगा। इसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें फिनिश्ड गुड्स पे जो टैरिफ होता है वो कम होता है और जो रॉ मटेरियल होता है उसमें टैरिफ ज़्यादा होता है। जबकि होना क्या चाहिए? उल्टा, रॉ मटेरियल पे टैरिफ कम होना चाहिए ताकि हमारे प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस कर सके
और उसको डोमेस्टिक और बाहर की जो इकॉनमी है उसमें सप्लाई कर सके। लेकिन उल्टा होता है, फिनिश्ड गुड में टैक्स कम लगता है, कस्टम ड्यूटी कम लगती है और हमारे प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ड्यूटी स्ट्रक्चर उल्टा है, इन्वर्ट है। होना चाहिए टैरिफ कम फॉर रॉ मटेरियल लेकिन ज़्यादा होता है, फिनिश गुड के लिए कम होना चाहिए लेकिन कम होता है। इसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, अब लेबर इंटेंसिव सेक्टर की बात करते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स, मार्बल, ग्रेनाइट, लेदर गुड्स, इसमें भी रिड्यूस जीएसटी किया गया है। इससे होगा क्या? चूँकि ये लेबर इंटेंसिव है, ओवरऑल इन सारे गुड्स की जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। लेदर के बैग सस्ते मिलेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम सस्ते मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे तो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, विच विल स्टिमुलेट डिमांड एंड सिक्योर एम्प्लॉयमेंट। बाय मेकिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्री मोर कॉम्पिटेटिव, द रिफॉर्म सेफगार्ड लाइवलीहुड वाइल ओपनिंग न्यू ग्रोथ एवेन्यूज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ क्रिटिकल सेक्टर हैं जिसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को क्या किया गया है? करेक्ट किया गया है। अभी मैंने आपको बताया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जैसे कि जीएसटी रिडक्शन किया गया है मैन मेड फाइबर और यान पे। यान क्या होता है? थ्रेड होता है यार। थ्रेड क्या है? थ्रेड से हम यूज़ करके सबसे पहले कपड़ा बनाते हैं, फिर कपड़े का इस्तेमाल करके शर्ट्स बनती है रेडीमेड। तो यान क्या है? रॉ मटेरियल। पहले यान में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, रॉ मटेरियल में टैक्स ज़्यादा लगता था और फिनिश्ड गुड में, फिनिश शर्ट में कम लगता था। अब उल्टा कर दिया है हमने, जो मैन मेड फाइबर है, यान है, जो थ्रेडिंग है, उनमें टैक्स कम कर दिया है ताकि जो डिस्टॉर्शन था वो ख़त्म हो जाए। और टेक्सटाइल वैल्यू चेन में ये डिस्टॉर्शन बहुत समय से चल रहा था। इससे ऑब्वियसली है ना, हमारी जो प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको बूस्ट मिलेगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, उसको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस हो जाएंगी। अगर मार्जिन नहीं बढ़ाया तो उनकी जो शर्ट है उनकी कीमत कम हो जाएगी, तो बाहर एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा, जॉब क्रिएशन हो जाएगा, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हो जाएगा, ये सब सारी चीज़ें हो जाएगी। सीमेंट की बात करें तो उसमें भी 18% जीएसटी कर दिया गया है 28 से। इससे फ़ायदा क्या होगा? सीमेंट की कॉस्ट कम होगी, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेगी एंड ऑल ओवरऑल इंडिया की जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म है वो ये कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो कि ख़त्म कर दिया गया था, इसको दोबारा से ऑपरेशनल किया जा रहा है बाय द ईयर एंड मार्क। मतलब 2025 के अंत तक इसे दोबारा से क्या किया जाएगा? वापस शुरू किया जाएगा। इससे जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो बहुत तेज़ी से होगा। जो रूलिंग्स आएगी जीएसटी से रिलेटेड वो कंसिस्टेंट आएगी। ऐसा नहीं कि एक हाई कोर्ट में गए, उसने कुछ रूलिंग दी, दूसरे ने कुछ और दी, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर तीसरे ने, ऐसे नहीं। एक कंसिस्टेंट रूलिंग आएगी क्योंकि एक बॉडी है जो ट्रिब्यूनल है जो सारी चीज़ों को देखेगी, किससे रिलेटेड? जीएसटी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे। सो ये जो मेजर हैं ये क्या कर रहा है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहा है और इंडिया की इकॉनमी को बेहतर पोजीशन पर लेकर आ रहा है। बेस्ट चीज़ क्या है? इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 22 सितंबर 2025 से ही होना शुरू हो जाएगा। मतलब टैक्स रेट कब से इम्प्लीमेंट होंगे? 22 सितंबर से। इससे रेवेन्यू स्टेबिलिटी आएगी और इंडस्ट्री और कंज्यूमर दोनों को ही इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन की। जब जीएसटी पिछले बार आया था तो उसमें इतने बार चेंज हुआ, इतना अमेंडमेंट हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना फॉल्टी था, कई साल लग गए जीएसटी के बेनिफिट्स मिलने में। अब जाके जीएसटी के थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, पर अब दोबारा से सरकार ने रेवेन्यू कम, मतलब दोबारा से सरकार ने ओवरऑल जो टैक्स स्लैब है कम कर दिया है, टैक्स रेट कम कर दिए हैं, तो वापस रेवेन्यू कम होगा और स्टेट हो सकता है कि डिमांड करे कंपनसेशन की। तो ये वाली चीज़ होने की संभावना है। तो ये एक और इशू आ सकता है कि स्टेट जो है कंपनसेशन की डिमांड करेंगे। ये बेसिकली आपका पूरा आर्टिकल था। बाय सिंप्लीफाइंग द स्ट्रक्चर, लोअरिंग रेट ऑन एसेंशियल, करेक्टिंग डिस्टॉर्शन एंड स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशन, GST2 हैज़ क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इंडिया ग्रोथ जर्नी। ये आपका क्या हो जाएगा? कंक्लूजन हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, GST2 के ऊपर अगर आता है तो ये कंक्लूजन एज इट इज छाप दीजिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। That's it for today. Thank you and enjoy your day.